कल्पना कीजिए कि आपके बेटे, भाई या पिता को लोकल पुलिस थाने ले जाती है पूछताछ करने के लिए। कहा जाता है घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन थाने में उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, पीटा जाता है इंफॉर्मेशन के लिए या मेडल की लालच में। फिर पुलिस उन्हें मार डालकर नहर या नदी में फेंक देती है या लावारिस लाश कह के बॉडी को आग के हवाले कर दिया जाता है सरकारी क्रिमेटोरियम में। पुलिस को मालूम होता है कि अगर पकड़े भी गए उन पर कोई आंच नहीं आने वाली है। इधर आप कोर्ट कचहरी करना तो दूर की बात है, फैमिली को मालूम तक नहीं चलता है कि हुआ क्या। सालों तक दर दर की ठोकरें खाती है वो फैमिली, भटकती रहती है कि एक जवाब मिल जाए, लेकिन जवाब कभी आता नहीं, क्लोजर कभी मिलता नहीं। पंजाब में मिलिटेंसी के सबसे बुरे दौर की कहानी, उसमें पुलिस की बर्बरता के किस्से आज अगर आप सुना दो तो देशवासी मानने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि पंजाब में आतंकवाद से लड़ते लड़ते पुलिस हैवानियत की सारी सीमाएं क्रॉस कर चुका था। यही सतलज की कहानी है, यही सच है जसवंत सिंह खालरा की। एक साधारण बैंकर जिसने चुप बैठना सही नहीं समझा, जिसने सवाल पूछने का जुर्म किया, जिसने सबूत समेत दिखा दिया कि पंजाब पुलिस ने कम से कम 25,000 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कैसे की, उसे कैसे अंजाम दिया। एक इंसान जिसने केपीएस गिल तक को कटघरे में खींचा, सुपर कॉप गिल से जवाब मांगे। जवाब मिला एक खौफनाक मौत। जवाब मिला खामोशी, सिस्टम से, कोर्ट से, मीडिया से। आज 30 साल बाद जसवंत सिंह खालरा को एक बार फिर से गोली मार दी गई, जब सरकार ने उनकी सच्ची कहानी को बयां होने से भी रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। पंजाब में आतंकवाद और खालिस्तानी सेपरेटिज्म का जो दौर था वो सच है, इस पर कोई डिबेट नहीं है, लेकिन उतना ही कड़वा सच है पुलिस की बर्बरता, एनकाउंटर किलिंग्स का वो दौर जिनका आतंक से दूर दूर तक कोई लेना देना था नहीं। कुछ का मानना है नहीं नहीं पुलिस को कड़े कदम मजबूरन उठाने पड़े थे, चलिए मान लेते हैं, लेकिन फिर आज क्या मजबूरी आन पड़ी कि सतलुज को सालों से थिएटर पर और अब ओटीटी पर रिलीज होने की परमिशन नहीं मिल रही है, उसे ब्लॉक किया जा रहा है, बिना साफ वजह दिए उसे ZEE5 प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। किस बात का सरकार को इतना डर है? क्या हमें सच देखने की ताकत नहीं है? क्या हम इतने बुजदिल बन गए हैं कि अपनी गलतियों से हम सीख नहीं सकते हैं, उसे मान नहीं सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं? या फिर सरकार जानती है कि जो 1995 की कहानी है वही कहानी 2026 में भी चल रही है और इस पिक्चर के रिलीज होने से और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए देशभक्त पर आज के एपिसोड में सतलज द फिल्म का रिव्यू नहीं करने बैठे हैं। पिक्चर तो हर एक देशभक्त को देखना चाहिए, लेकिन सरकार के सतलज को बैन, ब्लॉक, डिस्क्रेडिट करने की जो कोशिश चल रही है वो हमारे देश के बारे में, हमारे डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे सरकार के बारे में और हमें ये जो सच से घिन मची हुई है उसके बारे में बहुत कुछ बयां करता है, बहुत पर्दाफाश करता है। जसवंत सिंह खालरा, पंजाब पुलिस और केपीएस गिल की कहानी पर 2 मिनट पर आते हैं, लेकिन पहले इस पिक्चर को दबाने की जो कोशिश की गई है वो अपने आप में एक पिक्चर है, अपने आप में एक कहानी है, मजाक नहीं कर रहा हूं। 2 मिनट में आपको यकीन दिला दूंगा। इसके बाद यह मत कहना कि हमारे देश में अच्छी मूवीज क्यों नहीं बनती है, मूवी इंडस्ट्री मर क्यों रही है, लोग थिएटर क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पिक्चर की शूटिंग 2022 में कंप्लीट हुई थी। डायरेक्टर हनी त्रेहन, प्रोड्यूसर है RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला, और इस फिल्म की जान है दिलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स। शुरू में इस फिल्म का नाम था घल्लू घारा। यह शब्द 1746, 1762 और 1984 के सिख मैसेकर्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC को यह फिल्म सबमिट किया गया। बोर्ड इसे A सर्टिफिकेट देकर रिलीज भी कर सकती थी, चलो कुछ कट्स यहां वहां करके रिलीज कर सकती थी, लेकिन यह तो ठहरा नया भारत। सच और वास्तविकता आपको दिखानी है, पुलिस की बर्बरता पर आपको फोकस करना है, सच्ची घटनाओं पर आधारित आपको पिक्चर बनानी है। आओ बेटा साइड में आओ, बात करते हैं। सबसे पहले CBFC कहता है कि टाइटल तो चेंज करो, घल्लू घारा नहीं चलेगा। ठीक है, फिल्म मेकर्स इसका नाम बदल देते हैं। अब नाम रखा गया पंजाब 95। बाद में इसे भी चेंज करके सतलुज करना पड़ा, वो अपने आप में कहानी है, बाद में आते हैं। फिर CBFC ने कहा अच्छा कट्स करने पड़ेंगे। कितने? 127 कट्स करने पड़ेंगे। नॉर्मल फिल्म में 5 से 10 कट्स भी अगर हो जाते हैं तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है, उसे कंट्रोवर्शियल पिक्चर कहा जाता है। यहां 127 कट्स मांगे गए थे। मैंने फिल्म की रूह, जान, आत्मा, अंतड़ियां सब कुछ निकाल बाहर फेंक दो, फिर हम सोचेंगे इसे सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे।
सीबीएफसी चाहती थी कि फिल्म मेकर्स रियल लोकेशन के जो रेफरेंसेस हैं उसे हटा दे, पंजाब पुलिस का नाम हटा दे, एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा जिन पर यह पिक्चर आधारित है, सीबीएफसी चाहता था कि उनके इन्वेस्टिगेशन के स्पेसिफिक डिटेल्स ही हटा दिए जाएं। बेसिकली हर वो चीज हटाने को कहा गया जिससे यह फिल्म की कहानी सच्ची लगती है। अब देखिए, अगर वो धुरंधर टाइप मूवी होती जहां नोटबंदी का लॉजिक समझाया गया था, वो तो सीबीएफसी एक सेकंड में पास कर देती। अब जाहिर सी बात है कि फिल्म मेकर्स ने इतने सारे कट्स करने से मना कर दिया। सीबीएफसी के ऑर्डर को आमतौर पर एफसीएटी यानी फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल पर चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, यह तो ठहरा नया भारत। मोदी सरकार ने यह ट्राइब्यूनल को ही 2021 में डिसॉल्व कर दिया था। अमा क्या जरूरत है, हटाओ इसको। अब निर्माताओं के पास बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो भाई वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाते हैं। वहां लंबा केस शुरू होता है। पिक्चर अभी आधी हुई है। डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो तमाशा है, अब हम इंटरमिशन के बाद उसे चालू करेंगे। हां, पॉपकॉर्न ले लिया, गुड। अब 2023 में टिफ या टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए यह फिल्म सिलेक्ट होती है। यहां इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला था, लेकिन फिर बिना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के इस फिल्म को टिफ लाइनअप से हटा दिया जाता है। कहां से प्रेशर आता है, किसने बोला हटाने को, हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि इंटरनेशनल इनकाउंटर हो जाता है पंजाब 1995 का। एक तरफ कोर्ट में लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स इसे इंटरनेशनली रिलीज करने के प्लान्स बना रहे हैं कि चलो भारत में नहीं सही, इंटरनेशनली इसे रिलीज कर देते हैं। पिछले साल फरवरी में भी इंटरनेशनल रिलीज का प्लान हुआ था, लेकिन वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। फाइनली फिर इस महीने चुपचाप बिना किसी खास प्रमोशन के बड़े गुरिल्ला स्टाइल में इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाता है, ZEE5 पर रिलीज कर दिया जाता है, वो भी 0 कट्स के साथ। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वैसे भी सेंसर बोर्ड के पर्व्यू में नहीं आते हैं। अब प्लेटफॉर्म्स खुद से ही एज रेटिंग और बाकी वार्निंग्स अपना ऐड कर सकते हैं। दिलजीत फिल्म की रिलीज से पहले इंस्टाग्राम लाइव में कंफर्म करते हैं कि इस वर्जन में एक भी कट नहीं है। और एक और खास बात, परमजीत कौर खालरा जसवंत सिंह की पत्नी, जिन्हें सतलुज पिक्चर में दर्शाया भी गया है एज अ मेजर कैरेक्टर, उन्होंने इस मूवी को देखा और कंफर्म किया कि फिल्म में जो फैक्ट्स है, जो डिपिक्शन है, वो सही है। लेकिन फिर भी ओटीटी रिलीज के सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर इस पिक्चर को इंडिया में हटा दिया गया, इंडिया से ब्लॉक कर दिया गया। किस लॉ के अंडर, किसके ऑर्डर पर, यह सब कुछ फजी है, लेकिन हमें बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, एनिमीज फायदा उठा सकती है इस पिक्चर का। ZEE5 ने करंट डेवलपमेंट्स का हवाला दिया, लेकिन कोई ऑफिशियल ऑर्डर को कोट नहीं किया, ना कोई एफआईआर है, ना कोई कोर्ट वर्डिक्ट है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सीधे ZEE5 पर प्रेशर लगाकर इस मूवी को हटवा दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, जिसे IDC कहा जाता है, उसका गठन करके इस पिक्चर के कंटेंट्स को एग्जामिन करेगी। याद रखिए, सरकार को केरला स्टोरी से कोई दिक्कत नहीं हुआ था, जहां बाद में सुप्रीम कोर्ट को आकर इंटरफेयर करके पिक्चर के पहले डिस्क्लेमर लगाना पड़ा कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है। लेकिन यहां तो पाप हो रहा था ना, यहां तो फैक्ट्स की बात हो रही थी। अब सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन ठहरा तो यह डिजिटल इंडिया। तो एक तरफ ZEE5 कह रहा था कि हम पिक्चर को इंडिया में वापस रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा रुकिए, लेकिन दिलजीत दोसांझ खुद ही लोगों को बोल रहे हैं कि भैया जैसे हो कैसे हो, मूवी को जाकर देख लो। सरकार को चुनौती तक दे रहे थे दिलजीत दोसांझ कि अब ब्लॉक करके दिखाओ इंटरनेट पर। सरकारी बाबुओं को आज समझ में आ रहा है कि स्ट्राइसेंड इफेक्ट क्या होता है। दरअसल सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति इंसानों की ऐसी होती है कि कुछ अगर उनके सामने बैन कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए या सेंसर कर दिया जाए, उसके करने की कोशिश की जाए, तो उसे देखने की इच्छा हमारे अंदर और जग जाती है। सतलुज को आज लोग दबा दबा कर ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं और खूब देख रहे हैं। और इसमें बहुत कुछ है, बाय द वे, अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे सरकार जनता से इन चीजों को छुपाना क्यों चाहती है। सरकार चाहती है कि ऐसे चीजों को हम भूल क्यों जाएं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1995 अमृतसर से। जसवंत सिंह, जिनका किरदार दिलजीत निभाते हैं, बखूबी निभाते हैं बाय द वे, एक साधारण से बैंक कर्मी है, नॉर्मल फैमिली मैन, एक सेटल्ड कंफर्टेबल लाइफ है। वो एक्टिविस्ट तक नहीं है, बस एक आम इंसान है जो देख रहा है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, और जो चल रहा है वो काफी खौफनाक और डरावना है। पंजाब में मिलिटेंसी कंट्रोल करने के नाम पे पंजाब पुलिस की एक सेक्शन खुलेआम लोगों को अगवा कर रही है। जवान लड़के, किसी का बेटा, किसी का भाई। जब फैमिली थाने पहुंचती है, पुलिस कहती है, हमें तो पता ही नहीं, कोई FIR नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है।
बस गायब। पंजाब में उस समय रहने वाले किसी इंसान से पूछ लो, वो बोलेगा ये बात बिल्कुल सही है, इसके वो गवाह हैं। ऐसे माहौल में खालरा एक बार पुलिस स्टेशन जाता है अपने एक दोस्त की मां के लिए कुछ जानकारी लेने के लिए। वहां वो जो एटमॉस्फेयर देखता है, उससे उसके अंदर कुछ शिफ्ट होता है। फिर वो चुपचाप म्यूनिसिपल क्रिमेशन ग्राउंड के रिकॉर्ड्स खंगालने लगता है। पट्टी, दुर्गियाना, तरनतारन, हर जगह उसे एक पैटर्न दिखने लगता है। रजिस्टर पर रजिस्टर और एक ही एंट्री बार बार मिलती है, अनजान बंदे की लाश, सीधा क्रिमेटेड। न नाम, न पता, न कोई क्लेम करने वाला आया, सिर्फ एक नंबर, एक एंट्री, कहानी खत्म। वो 3 क्रेमेटोरिया के रिकॉर्ड्स खंगालता है और उन सिर्फ 3 में उसे 2000 से ज्यादा ऐसी एंट्रीज मिलती है। फिल्म का पहला हाफ इसी जर्नी को मैप करता है। एक आम आदमी जो धीरे धीरे ऐसे एक सच के करीब पहुंच जाता है जिससे उसकी और पंजाब के लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। खालरा तब नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर दिए जब उन्होंने पंजाब पुलिस को कटघरे में घसीटा। हजारों एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के सबूत लोगों के सामने रखे। उस समय पंजाब डीजीपी केपीएस गिल को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया, लाइव डिबेट के लिए चैलेंज किया। यहां तक कि इन मौतों के बारे में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पर गए, वहां बात किया, मैटर को इंटरनेशनलाइज किया। पिक्चर में यह सब दर्शाया गया है, हालांकि केपीएस गिल का नाम आईपीएस बिट्टा रखा गया है। हमारे देश में सच बोलना बहुत महंगा पड़ता है। खालरा को यह बात समझ में आई जब 6 सितंबर 1995 को उन्हें भी पुलिस ने वैसे ही अगवा कर लिया जैसे हजारों नौजवानों को किया था सालों से। 4 लोग आते हैं हथियारों से लैस, पुलिस यूनिफॉर्म में, एक वैन में जबरदस्ती जसवंत को भरा जाता है, ठूसा जाता है और गायब। 1.5 महीने के अंदर अंदर खबर आती है कि खालरा को मार दिया गया है। बाद में सीबीआई इस पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कंफर्म भी करता है। यह सुनी सुनाई स्टोरी नहीं है। इस केस में 6 पुलिस ऑफिसर्स को कन्विक्ट भी किया गया था, जिनमें 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और जो सच जो खालरा ने खंगाल खंगाल कर बाहर निकाला था, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का सच, उसके बारे में क्या वहां कोई जस्टिस मिला? आज के डेट में 135 पुलिस ऑफिसर्स पंजाब के इलीगल क्रिमेशन केसेस में कन्विक्टेड हैं। लेकिन दुख की बात है कि इनमें ज्यादातर लोअर रैंक्ड ऑफिसर्स हैं। जो टॉप लीडरशिप है वो अभी भी आजाद घूम रही है, उनको कभी कोई पनिशमेंट नहीं मिला। लेकिन जिनके बच्चे गायब हुए हैं वो तो आज तक जवाब मांग रहे हैं। फिल्म में एसएसपी अजीत सिंह सांधू के सुइसाइड को भी दर्शाया गया है। वो एक की अक्यूज थे इस केस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि सांधू की हत्या की गई थी क्योंकि वो और खुलासे कर सकते थे, खुलासों को रोकने के लिए हत्या की गई थी। सुइसाइड का उसके बाद एक खेल रचा गया था। अब पूरी फिल्म की कहानी मैं यहां आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, लेकिन जो क्लाइमैक्स है वो आपको सच्ची में काफी झंझोड़ देगा, क्योंकि जो सारे नंबर्स हैं, जो सारे फैक्ट्स हैं, जो कन्विक्शंस हैं, ये सब दर्शाया जाता है लास्ट में आंकड़ों के साथ। और बात आपको हिट करती है कि जो आपने देखा वो एक पिक्चर नहीं है, फिक्शनल स्टोरी नहीं है, रोमांस नहीं हो रहा है यहां, ये एक वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्री है। हजारों ऐसी फैमिलीज हैं जो इस दर्द को आज भी महसूस करती हैं, और प्रिसाइसली यही चीज सरकार नहीं चाहती है कि आप फील करो, आप समझो। सरकार चाहती है कि आप धुरंधर देखो, नोटबंदी की वाहवाही करो। सरकार चाहती है कि आप केरला स्टोरी देखो, केरला में उन 30-40 हजार हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां, उनकी कहानी देखो, उसमें फंसे रहो, जिसके मुताबिक वो आईसिस की चुंगल में चली गई थी। सरकार चाहती है कि आप द ताज स्टोरी देखो, द ताज फाइल्स देखो, और फिर तेजो महाले बनाने की मुहिम में आप लग जाओ। कुछ भी देखो, लेकिन सिस्टम के गंदे सच को मत देखो, क्योंकि फिर आप सवाल पूछने लगोगे। ऐसा नहीं है कि सतलुज की सब वाहवाही कर रहे हैं। बहुतों का मानना है कि पंजाब पुलिस और खास तौर पर केपीएस गिल के वजह से ही पंजाब को बचाया जा सका। 1984 के बाद पंजाब में क्या हुआ यह लगभग सभी लोग जानते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, एंटी सिख रायट्स और फिर मिलिटेंसी का दौर। पंजाब एक वॉर जोन बन गया था। आडा लागू किया गया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्स्पा लागू किया गया। कहा जाता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स नीड एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स। तो पुलिस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स भी दिए गए। बिना वारंट के अरेस्ट कर लो, बिना चार्ज के डिटेन कर लो, और अगर कोई इनकाउंटर हो भी जाता है तो कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तुम अपना करो, खुली छूट है, ठोक दो। लेकिन यह भी कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पंजाब में एक स्टेज्ड इनकाउंटर्स का पूरा सिस्टम बन चुका था। जवान लड़कों को उठा लो,
इनकाउंटर में मार डालो, रिपोर्ट में लिखो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज्ड, लाश को अनआइडेंटिफाइड डिक्लेयर कर दो, सरकारी क्रिमेशन ग्राउंड पे जला दो, रिकॉर्ड में डाल दो अनआइडेंटिफाइड बॉडी, केस क्लोज्ड, हाथ में मेडल और शायद प्रमोशन। जसवंत सिंह खालरा जैसे आम लोग जिन्होंने खुद इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया, उनका कहना है कि कम से कम 25,000 लोग तो पंजाब पुलिस के इस इलीगल सिस्टम से मारे गए। 2,000 पुलिस ऑफिसर्स भी जिन्होंने कॉर्पोरेट करने से मना कर दिया, उनके साथ भी यही काम किया गया। और जसवंत की बातें सिर्फ क्लेम्स नहीं है, बाद में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बाकायदा होती है। आज के तौर की तरह सीबीआई नहीं, उस समय की सीबीआई जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करती है। और सीबीआई का कहना है कि सिर्फ तरन तारन में कंफर्म्ड 2,000 से ज्यादा इलीगल क्रिमेशंस हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन फाइंडिंग्स को लेकर कहा कि यह एक मास स्केल ह्यूमन राइट्स वायलेशन था, लेकिन फिर भी लोग इसे मानने से मना करते हैं, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो उन्हें लगता है कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब केपीएस गिल का अपमान होगा। सतलज में केपीएस के कंट्रीब्यूशन को कम करने की कोशिश नहीं की गई है, उनकी अहम भूमिका है आतंक को खत्म करने में, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन मैच्योरिटी इस बात में भी है कि हम इस बात को समझें, इस बात को माने कि जब सिस्टम, कोई भी सिस्टम मिलिटेंसी से डील करने की कोशिश करता है तो पुलिस एक्सेसेस के केस होते हैं, कोलैटरल डैमेजेस होते हैं, करप्ट पुलिस ऑफिसर सिस्टम का फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर 30 साल बाद अगर आप इस चीज को नहीं मानने की कोशिश करोगे, एनालाइज करने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ बैन बैन का खेल खेलने की कोशिश करोगे, तो बहुत गिल्ट छुपा है आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर। और दुख की बात या फ्रस्ट्रेशन की बात आप कह लो, ये सारे फैक्ट्स कोर्ट में प्रमाणित है। ये कोई जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन या किसी किताब पर भी आधारित नहीं है, कोर्ट रिकॉर्ड पर आधारित है। इनफैक्ट हाई कोर्ट ने तो पुलिस किलर्स की सजा और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। तो किस बात से आप शर्मा रहे हो? या फिर सरकार इस बात से डर रही है कि बिल्कुल ऐसी ही इनकाउंटर किलिंग्स आज देश के दूसरे जगह, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो यूपी हो या बिहार जैसे स्टेट्स में भी चल रहा है। वहां तो कोई खालिस्तानी नहीं है यूपी बिहार में, तो ये पंजाब वाली जो एफिशिएंट सिस्टम है, ये यहां कैसे चल रहा है? इसके बारे में पूरा का पूरा एपिसोड बना के रखा है, देख लीजिएगा। क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स नीड एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी इतना भी नहीं कि आप सड़क चलते बच्चों को, सवाल पूछने वाले बैंकर को उठाकर खत्म कर दोगे। इसीलिए आज भी पंजाब में जख्म भरे नहीं हैं और सरकार को डर है कि सच अगर सामने आ जाएगा तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। और सरकार को आप जानते ही हो सवाल कितने पसंद हैं। जहां मौका मिलता है अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने से हम थकते नहीं हैं, लेकिन आजादी मिले करीबन 80 साल होने वाले हैं, हमें इतनी हिम्मत नहीं आ पाई है, कम से कम सरकार में इतनी हिम्मत नहीं आ पाई है कि अपनी गलतियों को हम समझें, उसको सुधारें। औरंगजेब और बाबर ने क्या किया था उसे ठीक करने की जरूरत है। 3 सदी पहले हम चले जाएंगे, लेकिन 30 साल पहले जाने से हम कपाते हैं, नहीं करेंगे। सतलज अच्छी पिक्चर है या नहीं, इसका फैसला आप कर लो। फैक्चुअल है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। और इस तरीके से इनकाउंटर करना पिक्चर का फिर से साबित करता है कि हमारा देश डेमोक्रेसी की तरफ नहीं, एक ऑटोक्रेटिक सेंसरशिप ड्रिवन स्टेट की तरफ जा रहा है, जहां सच से एलर्जी हो गई है और झूठ और प्रोपेगेंडा से प्यार हो गया है। और जो लोग कह रहे हैं कि सतलुज प्रोपेगेंडा है, तो मैं एक बात साफ कर देता हूं, मैं कोर्ट रिकॉर्ड की बात छोड़ दो। जहां आपको दिखे कि सरकार बच्चों को बसेस में ठूस के, टैक्स फ्री करके, जहां सुप्रीम लीडर खुद ट्वीट कर रहे हैं पिक्चर के बारे में, वो आप समझ लीजिए प्रोपेगेंडा है। कौन सी पिक्चर प्रोपेगेंडा नहीं है? जो सरकार दबा दबा के कोशिश करेगी कि इसको रिलीज ना होने दे, इसको बैन कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, वही पिक्चर आप समझ लीजिए कि प्रोपेगेंडा नहीं है। सरकार जानती है कि जसवंत सिंह खालरा की कहानी सिर्फ एक आदमी, एक राज्य, एक समय की कहानी नहीं है। सतलज हर उस जगह की कहानी है जहां सरकारी पावर को मिसयूज किया जा रहा है, आम लोगों को कुचला जा रहा है। कश्मीर में सालों से एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की खबरें आती रहती हैं, आफ्स्पा सालों से वहां लागू है। मणिपुर में भी बीते 3 सालों से क्या हालत है हमें मालूम है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की खबरें वहां भी आई हैं। हां, इन जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को उतना ही खतरा होता है और सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा पावर्स भी उन्हें मिलने चाहिए। मैं इस बात से कंप्लीटली सहमत हूं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी किसी हद तक जरूरी है। यह देखना जरूरी है, यह पूछना जरूरी है कि उन एक्स्ट्रा पावर्स को मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। उस समय की बात छोड़िए, हम 30 साल बाद यह सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। और कश्मीर और मणिपुर और उस वक्त के पंजाब की बात तो तब भी चलो हम समझ लेते हैं, भाई टेररिज्म की बात है, सेप्टिज्म की बात है। लेकिन यूपी बिहार में क्या चल रहा है भैया? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का पूरा एक फेस्ट चल रहा है। वहां तो कोई मिलिटेंसी नहीं है, लेकिन आए दिन यूपी में आपको एनकाउंटर की खबरें मिलेंगे। बिहार में तो दिन दहाड़े एक्टिविस्ट को गोली मार दी गई।
हमने पूरा एपिसोड बनाया इसको लेकर, देख लीजिएगा कि इनकाउंटर किलिंग कैसे नॉर्मलाइज हो रहा है हमारे देश में। और इन सब के बीच एक हार्मलेस फिल्म जो एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री पर आधारित है, जो सही सवाल उठा रही है, उसे सरकार बैन और ब्लॉक कर दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि 30 साल पहले के पंजाब की कहानी सुनकर लोग अपने आसपास देखेंगे, उन्हें लगेगा कि अरे ये कहानी तो देश भर में और अलग अलग जगह चल रही है। उनका खून खौलेगा यह देखकर कि सरकार अभी भी कैसे लोगों को दबा रही है, अभी भी कैसे इनकाउंटर किलिंग हो रही है। इसीलिए धुरंधर चल सकती है क्योंकि एनिमी तो बाहर है ना, वो तो पाकिस्तानी है, जिहादी है। सतलुज नहीं चल सकती है क्योंकि उसमें जो एनिमी है, विलन है, वो तो वर्दी में है। दिलजीत दोसांझ का कहना है कि खालरा पर बनी मूवी के साथ भी वही हुआ जो खालरा के साथ 1995 में हुआ था, कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया, लीगल हथकंडे अपना दिए गए, आवाज को दबा दिया गया। आज भी वही सरकारी पावर्स को मिसयूज किया जा रहा है जो उस समय मिसयूज किया गया था। यहीं पर आपका और मेरा आवाज उठाना, एक्टिव सिटीजनरी का बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। सोचिए, सरकार सवालों से बचने के लिए जेन्युइन कहानी दबाने की कोशिश कर रही है। यहां हमारा और आपका ड्यूटी बनता है कि उन कहानियों को हम जाने, सवाल उठाएं। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऑलरेडी सतलुज का फुल वर्जन अपलोड कर दिया है। आपको वक्त मिले तो जरूर देखिएगा इस फिल्म को। आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा कि पंजाब में उस वक्त जो हुआ था वो आज भी अलग अलग लेवल पर देश के कई हिस्सों में हो रहा है। और आज भी सिस्टम से सवाल पूछना बहुत खतरनाक है। क्यों एडिटर?